नमस्कार साथियों, मैं विनय स्टडी पॉइंट 96 के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इससे पहले इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास कर चुके हैं। आज हमारी जो इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास होगी। साथियों, आज हम इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास जो हम करेंगे उसमें हम सेकंड स्टेप करेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ से छोड़ा था उसके आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी क्या है, अर्थात राज्य व्यवस्था क्या है, इसके संबंध में कुछ विशेष जानकारी हमें वहाँ पे उपलब्ध कराई थी। तो जिन साथियों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मेरी पहली वीडियो को देखें। उसके बाद क्योंकि कहानी को थोड़ा सा लिंकअप करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि जब आप पहली वीडियो देख लेंगे उसके बाद सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम देखेंगे कि राज्य व्यवस्था में राज शब्द का अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है, और हम देखेंगे साथ ही साथ कि जो कंट्री होती है, देश क्या होता है, उसके बारे में। इन तीनों के बीच में अंतर जानेंगे कि राज्य क्या होता है, देश क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। इन सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास विशेष क्लास होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि व्हाट इज पॉलिटी एंड द हाउ द टर्म राज रिलेटेड टू इट, अर्थात राज्य व्यवस्था क्या है और इसमें राज शब्द का अर्थ किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास में हमने जाना था कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। आज हम इसके सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे कि राज्य व्यवस्था शब्द में राज्य का क्या अर्थ होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टेट शब्द का जो बिगनिंग हुई है, जो राज्य शब्द जो बना है वो कहां से निकल कर आया है। तो स्टेट शब्द जो निकल कर आया है वो आपके एक लैटिन भाषा का वर्ड है स्टेटस, वहां से निकल के आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्टेटस या सर्कमस्टेंसेस, अर्थात स्थिति या परिस्थिति। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले राज शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, राज शब्द का अर्थ किसने बताया, वो सारी चीज हम देखेंगे एक एक करके। तो आपको बता दूं कि 15वीं शताब्दी में जो इटली का एक इटली के दार्शनिक था, इसका नाम था मैकियावेली, जिसने द प्रिंस नामक बुक लिखी है। उस द प्रिंस नामक बुक में उन्होंने सबसे पहले बताया कि राज्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था द प्रिंस बुक में। ठीक है, उन्होंने एक राज्य के राजा के किस प्रकार से होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है। मैकियावेली मानता है कि यदि आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप बुरे लोगों के बीच में रहते हो तो आप लोगों का रहना बहुत खतरनाक है। वो यदि कोई राजा जो कि ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो नियम कानून की धज्जी उड़ाता हो और ऐसी स्थिति वहां का राजा वो दयालु है तो वह राज्य नहीं चला पाएगा। अतः राजा को राज्य की परिस्थिति के अनुसार राज्य चलाना चाहिए। ये मैकियावेली कहता है कि राज्य किस प्रकार से होना चाहिए। तो राज्य शब्द का इस प्रकार से उन्होंने राजा के कंसेप्ट में और राजा की राज्य की स्थिति के कंसेप्ट में परिप्रेक्ष्य में इन शब्दों का राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे देखेंगे कि भारत की मैकियावेली किसे कहा जाता है, कि जिस प्रकार से जो इटली का जो मैकियावेली था उस मैकियावेली ने राज्य के राजा को किस प्रकार से होना चाहिए उसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया। उसी प्रकार से जो भारत का जो एक प्रकार से जो चाणक्य थे, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र नामक बुक में उन्होंने बताया कि राज्य का जो राज्य को किस प्रकार से होना चाहिए, राजा को किस प्रकार से होना चाहिए, प्रजा के लिए किस प्रकार से उनके काम करना चाहिए, इन सभी बातों का उल्लेख उन्होंने किया है। इसीलिए जो चाणक्य हैं उन चाणक्य को मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य जी को। उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी जिसमें इस प्रकार का होने का उल्लेख किया है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि स्टेट, नेशन और कंट्री क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्टेट शब्द का स्टेट क्या है। स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ अ पीपल ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट फॉर्म ऑफ टेरिटरी फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। मतलब देखना चाहे तो राज्य लोगों का एक समुदाय होता है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार होता है और भारी नियंत्रण से मुक्त होता है और वह एक संगठित सरकार के द्वारा आगे बढ़ रहा होता है। ये होती है एक राज्य होता है जिसमें क्या होता है, कुछ लोगों को ग्रुप होता है, उस ग्रुप में क्या होता है एक निश्चित, उसके पास क्या होता है एक निश्चित बाउंड्री होती है। जैसे अपना एक राज्य होता है। राज्य अगर पॉलिटिकल कंडीशन में देखें तो राज्य का मतलब यहाँ पे एक पॉलिटिकल जिसका एक निर्धारित क्षेत्र होगा, उस निर्धारित क्षेत्र में कोई जनसंख्या निवास करती होगी। उस जनसंख्या में जहां से भी जनसंख्या निवास करती है उसकी उन जनसंख्या की स्वयं की एक सरकार भी होगी। और जो सरकार क्या होती है, सरकार इस प्रकार की सरकार होती है कि इस पर बाहरी कंट्रोल या बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकती है। इसको हम सोवरेनिटी बोलते हैं या संप्रभुत्ता बोलते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्टेट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। स्टेट, हम किस राज्य को स्टेट कहेंगे, मतलब पॉलिटिकल भाषा में स्टेट किस राज्य किस क्षेत्र को, किस भूभाग वाले क्षेत्र को हम स्टेट की दर्जा देंगे। तो स्टेट शब्द का मतलब देखते हैं। तो इसके देखो स्टेट क्या होती है, इसके में डेफिनेट एलिमेंट होता है। उसके पास क्या होता है, एक डेफिनेट एलिमेंट होता है। उसके पास एक निश्चित पॉपुलेशन होती है जहां की जनसंख्या निवास करती है। उसके पास एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है, अर्थात एक निर्धारित क्षेत्र होता है उसका। वहाँ की एक निर्धारित गवर्नमेंट होती है, एक सरकार भी होती है उसके पास में। और थर्ड जो होता है आपके पास संप्रभुता, सबसे मेन इंपोर्टेंट संप्रभुता। ठीक है, यदि ये सारी चीजें किसी भी क्षेत्र भूभाग के लोगों को मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं वो राज्य, वो क्या होगा, राज्य होगा। ठीक है, जैसे कि डेफिनेट एलिमेंट का मतलब है कि निर्धारित तत्व होगा उसका, क्योंकि वो एक निर्धारित बॉन्डिंग के द्वारा बंधे होंगे। उसका एक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के अधीन वो सारे लोग रहेंगे। दूसरा, वहाँ पे जनसंख्या निवास करेगी। तीसरा, आपको बता ही चुका हूँ कि वहाँ पे एक निश्चित बाउंड्री होगी, वहाँ की खुद की एक सरकार होगी, और जहाँ पे क्या वो स्वतंत्रता भी हो, स्वप्रभुता भी हो। तो ऐसी स्थिति वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या राज्य होता है, राज्य में क्या होता है। देखो राज्य जो होता है एक निर्धारित क्षेत्र होता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग लॉज के कारण बंधे होते हैं, एक भावनाओं के कारण नहीं बंधे होते हैं। उनमें जो व्यक्ति जो बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, वो एक्सटर्नल यूनिटी की, ये जो होती है एक्सटर्नल यूनिटी होती है। हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं, जो सरकार के नियम होते हैं, उनके द्वारा बंधे होने का प्रयास किया जाता है। लोग भावनाओं के द्वारा इसमें जुड़े नहीं होते हैं, राज्य के नियम कानून के द्वारा इसमें जुड़े होते हैं। सेकंड, स्टेट मस्ट बी सोवरेन, मतलब जो राज्य है वो क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। अर्थात राज्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उस पर किसी भारी नियंत्रण का, भारी शक्ति का उस पर अधिकार ना हो, भारी शक्ति के द्वारा वो डिसीजन लेता हो, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं सोवरेन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली, आप जानते हो कि जो स्टेट वर्ड है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है। स्टेट कैसा वर्ड है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है। जैसे पॉलिटिकल कंसेप्ट है, ये सोवरेन होना चाहिए, और इसमें एक्सटर्नल यूनिटी होती है इसमें, क्योंकि लॉज इसमें, क्योंकि जो लोग होते हैं वो एक लॉज के कारण इसमें बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं। आगे देखते हैं कि क्या पॉलिटिकली इंडिया एक स्टेट है, क्या वो इन स्टेट की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्या जो अभी आपको जो क्राइटेरिया आपको बताया है कि स्टेट किन किन वजहों, किन किन क्राइटेरिया को पूरा करने पर किसी भी एरिया को हम स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या इन क्राइटेरिया के स्टेटमेंट में क्या इंडिया भी एक स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडिया इन सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है कि नहीं करता है। आगे देखेंगे, देखो यस, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या एक पॉलिटिकल स्टेट है। क्यों स्टेट है, क्योंकि देखो इंडिया में क्योंकि इंडिया की एक जनसंख्या भी है उसके पास, उसमें वो संप्रभुता भी है। संप्रभुता का मतलब कि भारत सरकार जो है अपने बाहरी किसी भी के साथ हमें संधि करनी, ट्रीटी करनी है, तो अपने निर्णय लेने में, अपने डिसीजन लेने में कैसा स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रेम्बल में भी लिखा है। ठीक है, प्रेम्बल में हमारे संप्रभुता का जिक्र किया गया है। तीसरा, आपका जो फिक्स्ड टेरिटरी, कि में क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए। फिक्स्ड टेरिटरी का मतलब भारत का एक निर्धारित क्षेत्र है। भारत का आपने मैप सबको देखा होगा कि भारत के हर एक जो क्षेत्र दिखाया गया है वो किस प्रकार से दिखाया गया है, उस टेरिटरी के द्वारा उसको फिक्स्ड टेरिटरी बताया गया है। ठीक है, फिक्स्ड टेरिटरी भारत की सीमा, जो भी लंबाई है, समुद्र सीमा मिलती है, कुछ स्थलीय भागों से लंबाई सीमा मिलती है, उन कुल मिला के उसकी जो एक निर्धारित क्षेत्र है उसके पास में। और तीसरी बात, इसके भारत की एक गवर्नमेंट होती है, स्वयं की सरकार भारत के पास है। ठीक है, तो इन सारी क्राइटेरिया को वो इंडिया मतलब जो इंडिया एक फिल करता है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, पॉलिटिकल स्टेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। और पॉलिटिकल स्टेट है तो इस प्रकार की यूएनओ, देखो यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम 10 अक्टूबर को इसका संयुक्त राष्ट्र दिवस का 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। जो भारत है वो यूनाइटेड स्टेट का संस्थापक सदस्य माना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार यूएनओ में कितने स्टेट हैं जो वहाँ पे इसके मेंबर है यूएनओ के। तो यूएनओ बेसिकली आपके 193 और +2 इज इक्वल टू 195, आपके 195 जो स्टेट है वो इसके सदस्य हैं वर्तमान में यूएनओ के। लेकिन उसमें से 193 सदस्य तो ऐसे हैं जो कि फुल मेंबर हैं, अर्थात उनको वोट देने का अधिकार भी है उनके पास में। वहीं अगर बात करें तो 2 स्टेट्स बची हैं आपकी, जो कि कैसी ये ऑब्जर्वर स्टेट है। ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब पर्यवेक्षक राज्य हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और ऐसी 2 स्टेट कौन कौन सी है, तो बात करें एक तो होलीशी है, एक आपका होलीशी, सेकंड आपका स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये आपका हो गया। ये 2 स्टेट
ऐसी हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, मतलब पूर्ण यूएन में मेंबरशिप का दर्जा प्राप्त नहीं है इनको, जो कि ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में ये भाग लेती हैं, मतलब इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसके कार्यवाही में हिस्सा ले सकती हैं। ठीक है, सेकंड की बात करें, देखो यूएनए जो भारत है, भारत क्या है, सॉरी भारत लिखना था यहाँ पे, भारतीय लिख गया है। जो भारत है वो क्या है, यूएनए का राज्य है, यूएनए का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने महाद्वीप में वो कितने राज्य या देश के हैं। बात करें एशिया महाद्वीप में टोटल 48 स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट है 48 एशिया कॉन्टिनेंट में, मतलब एशिया महाद्वीप में। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में आपके 54 महाद्वीप हैं, 54। वहीं यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आपके 44 महाद्वीप, सॉरी 44 देश या राज्य आते हैं। वहीं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पे 23 स्टेट है, मतलब इनको सोवरेनिटी है, मतलब जो मैंने आपको क्राइटेरिया ऊपर बताया उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं ये। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन वहाँ पे होनी चाहिए, इनकी फिक्स टेरिटरी होती है, वहाँ की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, अपने सोवरेनिटी उनके पास होती है, वहाँ की जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है, सारी चीज़ें वहाँ की इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये स्टेट का दर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में ऐसे स्टेट है आपकी 23। वहीं साउथ अमेरिका, मतलब जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बात करें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसी कंट्री टोटल 12 कंट्री हैं। ठीक है, जो 12 स्टेट हैं, पॉलिटिकल स्टेट हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें या ओशिनिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया भी कहा जाता है, सॉरी ओशिनिया भी कहा जाता है, तो उसमें आपके 14 कंट्री आती हैं उसके अंदर। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, क्या यूएनए की परिभाषा में उत्तर प्रदेश भी एक राज्य होगा? जैसे कि यूएनए की परिभाषा में आपको बताया कि यूएनए की परिभाषा में क्या उत्तर प्रदेश भी राज्य होगा, तो बात करते हैं यूएनए की, क्या यूएनए की परिभाषा में उत्तर प्रदेश एक राज्य है? तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं उसके पास फिक्स टेरिटरी है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एक स्वयं का नक्शा है, उसका एक भूभाग, एक निर्धारित भूभाग उसके पास है। ठीक है, उसके पास फिक्स टेरिटरी चलिए और क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन जनसंख्या निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश की अपनी स्वयं की जनसंख्या भी है, ये भी ठीक है फुलफिल करता है। क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, क्या उत्तर प्रदेश की एक सरकार भी है स्वयं की? यस है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक सरकार भी है। क्या देखते हैं कि क्या जो उत्तर प्रदेश है अपने बाहरी मामलों में स्वतंत्र है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। क्यों? कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे क्या अमेरिका के साथ संधि कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उससे संधि करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी, तब जाके वो संधि कर पाएगी। तो ये कह सकते हैं कि वो बाहरी मामलों में स्वतंत्र नहीं है, तो उसके पास सॉवरेनिटी नहीं है। तो इस हिसाब से यूएनओ की परिभाषा में उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है, यूएनओ की परिभाषा के अनुसार एक राज्य नहीं है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश तो राज्य, हम तो उसको राज्य मानते हैं। अगर क्यों इसको मानते हैं, तो आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि जो राज्य की जो परंपरा किस प्रकार से प्रारंभ हुई है, इस राज्य की बनाने की परंपरा यूएसए ने प्रारंभ की है। आपको पता है तो यूएनए जो यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1788 ईस्वी में 13 स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बना था। और संयुक्त 3 इकट्ठे राज्यों से इकट्ठा होकर एक संयुक्त इकाई उसने बनाई थी, जिसको हमने यूएसए कहा था। ठीक है, तो इस छोटे छोटे राज्य जो उसके जो खंड थे उसको उसने राज्य का दर्जा दिया था। तो इस विश्व के सभी देशों ने यही परंपरा को अपनाया कि उसके जो यूनाइट के अंदर उसके छोटे छोटे खंड होंगे उनको उसने राज्य का दर्जा देना प्रारंभ किया। तो भारत ने भी इसी परंपरा को अपनाया है और विश्व के अन्य देशों में इस परंपरा को अपनाया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, कि आप देखेंगे कि राष्ट्र क्या होता है। बेसिकली अगर बात करके राष्ट्र जिसको हम इंग्लिश में नेशन शब्द बोलते हैं, तो नेशन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो नेशन शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के नोशन से हुई है, नोशन वर्ड से हुई है, जो कि फ्रेंच भाषा के नेशन से निकल कर आया है। इसका अर्थ होता है सेम आइडियाज, अर्थात एक जैसे विचारों वाला व्यक्ति को हम, जिसकी एक जैसी थिंकिंग हो और एक जैसे इसका इतिहास रहा हो, एक जैसा, मतलब कई मामलों में उसके सेम कंडीशन हो उसकी, तो उसको हम बोलते हैं नेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेशन शब्द का अर्थ जो निकलकर सेम आइडियाज से निकल कर आया है, मतलब समान विचार वाले क्षेत्र, उसमें समान, मतलब समान कह सकते हैं, समान कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होंगी उनके बीच में, तो कॉमन चीजों के लेकर हम कह सकते हैं कि नेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे देखते हैं कि नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। उनके बीच में क्या होगा, कॉमन होगी, लैंग्वेज कॉमन होगी, या फिर टेरिटरी क्षेत्र होगा, एक निर्धारित क्षेत्र उनको कॉमन होगा, या फिर हिस्ट्री कॉमन होगी, मतलब उन्होंने हिस्ट्री में कुछ एक जैसी प्रॉब्लम फेस की होंगी। ठीक है, और या फिर उनका जो एक कॉमन कल्चर होगा, मतलब उनका एक जैसी कुछ संस्कृति होंगी, वो एक जैसी होंगी। तो उस स्थिति को हम, उन निर्धारित क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, नेशन बोलेंगे, राष्ट्र बोलेंगे। ठीक है, आइए, एक राष्ट्र कॉमन भाषा, कॉमन क्षेत्र, कॉमन इतिहास या सामान्य संस्कृति के आधार पर गठित लोगों का समूह होता है। जैसे कि मैं राष्ट्र शब्द की बात करूं तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपके नोशन, इंग्लिश भाषा के नोशन शब्द से हुई है, और जो कि नोशन शब्द जो है
वो फ्रेंच भाषा के नेशन शब्द से निकल कर आया है। ठीक है, किससे निकल कर? नेशन शब्द से निकल कर आया है। नेशन किसे कहेंगे? तो जिसमें आप ऐसे लोगों का समूह होता है, राष्ट्र एक ऐसे देशों का समूह है जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स पाए जाएंगे। और कौन से कॉमन फीचर्स पाए जाएंगे? उनमें कॉमन फीचर्स होता है भाषा के आधार पर। कुछ लोगों की भाषा एक जैसी होगी, जैसे कोई लोग एक जहाँ पे ग्रुप है वो एक जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस राष्ट्र को वो राष्ट्र हो सकता है। या फिर उसमें कोई एक निर्धारित क्षेत्र, एक कॉमन क्षेत्र, उसको राष्ट्र बोल सकते हैं। दूसरी बात, उनकी जो हिस्ट्री की इन्होंने जो हिस्ट्री फेस की है, उनका जो इतिहास रहा है वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम से गुजरा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी हिस्ट्री जो है कुछ इस प्रकार से गुजरी हुई है कि कुछ लोगों की हिस्ट्री, जैसे हमने संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने भाग लिया है। ठीक है, या फिर कुछ कॉमन कल्चर होता है, जैसे हमारे यहाँ पर पहनावा है, कुछ लोग धोती एक कल्चर है हमारे यहाँ का। ठीक है, तो पहनावा कुछ एक प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार के फीचर्स को हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के लोगों के ग्रुप को बोल सकते हैं कि नेशन का या राष्ट्र का दर्जा दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि नेशन के क्या फीचर्स होते हैं। फीचर ऑफ नेशन की बात करें तो ये आपको जो नेशन होता है वो इनडिफाइनेट एलिमेंट होता है। इसमें कई प्रकार के एलिमेंट से होता है, क्योंकि जो आप सेम आइडियाज हो सकते हैं, कई फील्ड में हो सकते हैं, इसलिए डेफिनेट नहीं है कितने फील्डों में जाके उसको कितने फील्ड में, किस फील्ड में उसको नाप रहे हैं हम। हो सकता है लैंग्वेज के आधार पर नाप रहे हो सकता है टेरिटरी के आधार पर नाप रहे हो सकता है उसके कल्चर के आधार पर ले रहे हो। तो इसका एलिमेंट कोई फिक्स नहीं है। जैसे हमने स्टेट का देखा था, स्टेट में क्या होता है कि लॉस बाउंड होता है, जिसके द्वारा पीपल क्या होता है, बाउंड होते हैं, एक दूसरे बंधे हुए, बाइंड होते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, डेफिनेट एलिमेंट होता है। यही आप बात करें कि नेशन में, तो नेशन में क्या होता है, इनडेफिनेट एलिमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको किस प्रकार में, किस कॉमन हम चीज को, कौन सी चीज कॉमन ले रहे हैं, जैसे कि कॉमन कल्चर ले रहे हैं कि कॉमन टेरिटरी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसलिए इसको इनडेफिनेट एलिमेंट कहा गया है। दूसरी बात, इसका कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होती है, नेशन की कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होती है। राज्य का अपना एक निर्धारित क्षेत्र होता है, इसके पास कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होती है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर भी हो सकता है। ठीक है ना, अब किस देखो उसमें क्या चीज कॉमन होती है, तो कॉमन होता है लैंग्वेज कॉमन होती है, कोई रिलीजन कॉमन हो सकता है, कोई हो सकता है कोई सांप्रदायिक क्षेत्र के आधार पर वो एक अलग क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र है जिसमें अपने क्या वो किस आधार पर बनाया, वो मुस्लिम आधार पर पाकिस्तान एक राष्ट्र का निर्माण हुआ है, वो किस आधार पर किया गया, अलग बंटवारा किया गया उससे, मुस्लिम राष्ट्र के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक राष्ट्र है। ठीक है, हिस्ट्री के आधार पर बात करें तो हिस्ट्री के आधार पर कह सकते हैं, फूड के आधार पर कह सकते हैं, कॉस्ट्यूम के आधार पर कह सकते हैं, मतलब कॉस्ट्यूम लिखा है, थोड़ा सा स्पेस हो गया इसमें, अरेंज कर लेना, स्पेस नहीं है इसमें, पूरा एडजस्ट है। तो कॉस्ट्यूम मतलब पोशाकों के आधार पर, फूड मतलब खाने के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है इसमें कॉमन, रिलीजन के आधार पर कम्युनिटी हो सकती है इसमें, हिस्ट्री के आधार पर कुछ कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, या फिर खाने के आधार पर कुछ लोग एक जैसा खाना, एक जैसे लोगों में देखेंगे कुछ एक जैसे लोग खाना पसंद करते हैं, कॉस्ट्यूम कुछ एक जैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे फेमस है, लोग महिलाएं जो होती साड़ी पहनती हैं। ठीक है, इस प्रकार के कॉस्ट्यूम हो गए। तो एक जैसे माइंड सेट होते हैं, उन्हें जोड़कर रखते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसे इस कंडीशन में नेशन कैसे कहेंगे, तो नेशन में क्या होता है कि एक जैसे माइंड सेट होते हैं, जो कि माइंड सेट किस आधार पर हो सकता है, तो लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है, रिलीजन के आधार पर हो सकता है, हिस्ट्री के आधार पर, फूड के आधार पर, कॉस्ट्यूम के आधार पर, जो लोगों को क्या हो सकता है, जोड़ कर रखते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेशन आपका। आगे देखेंगे नेशन में क्या होता है, कि नेशन में क्या होता है, अपनेपन की जो फीलिंग होती है वो लोगों को बांधे रखती है। हमने स्टेट में देखा था, स्टेट में क्या आता है, लोगों को कौन बांधे रखता था, स्टेट में लोगों को लॉज बांधे रखता है, मतलब नियम जो कानून के द्वारा लोग बंधे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लोग अपनी फीलिंग्स के द्वारा एक दूसरे जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, लोगों को व्यवहार होता है, लोगों का प्यार होता है, जिससे लोगों को बांधे रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सोवर्निटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि इसमें सोवर्निटी हो। ठीक है, इसमें आपका संप्रभुता हो भी सकती है और संप्रभुता नहीं भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, लोग क्या होता है, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तरीके से या फिर साइकोलॉजी तरीके से या कल्चर तरीके से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको स्पिरिचुअल या कल्चरल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, नेशन एक प्रकार का क्या है, ये कल्चरल या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं देश क्या होता है। साथियों, देश जो वर्ड है वो लैटिन भाषा की कॉन्ट्रावर्ड से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है अपोजिट या अलग अलग, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, मौसम, ठीक है, कई विविधताएं होती हैं, जैसे कि पहाड़ी पर्वत क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पहाड़ियां हैं, जैसे दक्षिण की पहाड़ियां अलग है, उत्तर की पहाड़ियां अलग है, हमारे को मौसम की विविधता भी पाई जाती है। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे से। अगर हम पॉलिटिकल भाषा में बात करें ना, पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अ कंट्री इज अ जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये कंट्री शब्द जो इसका जो अर्थ है वो जियोग्राफी कॉन्सेप्ट में इसका यूज किया जाता है। द लैंड ऑफ पर्सन्स, बर्थ, रेजिडेंस और सिटीजनशिप, पॉलिटिकल स्टेट और नेशन और इट्स टेरिटरी।
इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं इनका कोई एक सेम क्या होता है, इनका क्या होता है, जो बर्थ ऑफ प्लेस रहता है, एक निवास स्थान रहता है जहाँ पे इनका जन्म हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेट होती है या फिर नेशन होता है, जैसे टेरिटरी होती है, जिसमें कि एक निर्धारित आपका पॉलिटिकल स्टेट होगा, एक पॉलिटिकल नेशन भी हो सकता है। उस क्षेत्र में जाके उस किसी व्यक्ति का जन्म या फिर उसका जो मूल निवास स्थान होता है, तो ऐसे उसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं या फिर कंट्री बोल सकते हैं, अलग अलग होना, ठीक है। अब बात करें डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड नेशन, कि राष्ट्र और राज्य के बीच अंतर क्या है। तो कुछ इसमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या इनके बीच में डिफरेंट है, क्या उनके बीच अंतर पाया जाता है। तो इंडियन पॉलिटी की बात करें तो स्टेट, नेशन और कंट्री, ठीक है। तो देखो हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट में क्या होता है, एक एरिया होता है, ठीक है, पॉपुलेशन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और सॉवरेनिटी होती है, मतलब संप्रभुता। उसके पास एक क्षेत्रफल होगा, वहाँ पे जनसंख्या होती है, वहाँ की खुद की सरकार होती है, और वहाँ पे वो कैसा होता है, संप्रभु होता है, कि वो अपने बाहरी मामलों को लेने में स्वतंत्र है, उसकी किसी बाहरी शक्ति के उसके ऊपर आधिक्य नहीं है, वो दबाव में नहीं रहता है कि उसके कहने पर वो कुछ कार्य करेगा, ठीक है। क्या देखते हैं, देखो एरिया, यहाँ पे कुछ एरिया होता है, फिक्स एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा कॉन्सेप्ट है, कल्चरल कॉन्सेप्ट है, जबकि आपको देखा था स्टेट कैसा कंसेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ये किसके आधार पर होता है, तो लिविंग स्टाइल, मतलब रहने के तौर तरीके किस प्रकार के उनके आधार पर सिमिलरिटी उनके अंदर देखने को पड़ती है, जिस एक सेम जैसा माइंडसेट लोगों का होता है जिसके द्वारा लोग जुड़े होते हैं आपस में। वहीं कंट्री की बात करें तो कंट्री की एक अपना क्षेत्रफल होता है, वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और ये कंट्री कैसा कंसेप्ट है, तो जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जियोग्राफिकल कंसेप्ट है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, ये आपकी कंट्री के कंसेप्ट हो गए। वहीं आपका जो दिख रहा है स्टेट कैसा कंसेप्ट है, स्टेट आपका कैसा कंसेप्ट है, स्टेट आपका पॉलिटिकल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल कंसेप्ट है। जबकि आपका जो नेशन है वो आपका ये कल्चरल कंसेप्ट है, और जियोग्राफिकल आप कंट्री कैसा कंसेप्ट है, जियोग्राफिकल कंसेप्ट है। अब देखते हैं थोड़ा सा और इसमें डिफरेंट देखते हैं कि कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान में कहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो स्टेट शब्द की बात करते हैं, स्टेट शब्द कहाँ पे भारतीय संविधान प्रयोग किया गया है, तो भारतीय संविधान के आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 पढ़ा होगा, जिसमें आपको कहा है राज्य की परिभाषा क्या होती है। वहीं आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 36 में भी पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल 12 परिभाषा देगी वही आर्टिकल 36 में परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 और 36 दोनों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और राज्य होता क्या, तो आपको आर्टिकल 12 में बताया कि राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, आपको पता है संसद, विधानसभा, जितने भी सरकार के अधीन जो भी संस्था आती हैं वो सारी सभी आपके आर्टिकल 12 के अंदर राज्य बताई गई हैं। वहीं आर्टिकल 9 में बात करें तो आर्टिकल 9 में भी बात करेगी, आर्टिकल 9 में क्या आ गया, पर्सनल वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। यदि कोई व्यक्ति किसी बाहरी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस राज्य का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 9 में भी इस बात को जिक्र किया गया है। वही आर्टिकल हम जाके नेशन की बात करें, नेशन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो संविधान की प्रेमबल में आपका राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें कहा गया जो कहा गया एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, तो उसमें राष्ट्र की एकता जो बोलते हैं, राष्ट्र की एकता, तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग आपको प्रेमबल में किया गया है, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑपरेटिविटी ऑफ द नेशन। डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसमें भी आपका नेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका जैसे कि नेशनल एंथम हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी जो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको, जो कि आपके 51 ए में भाग 4 के 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, मतलब मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं। इसमें भी आपको आर्टिकल 51 ए, इसमें आपका जो आपकी एक मौलिक कर्तव्य है जिसमें कहा गया है कि आपको राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय फ्लैग मतलब राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग वहाँ पे आपका प्रयोग किया गया है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडा का। अब बात करें कि नेशन शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, तो नेशन शब्द का प्रयोग आपका आर्टिकल 37 में किया गया है, आर्टिकल 37 में आपका नेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस को समय समय पर इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।